आज हम छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट्स जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन एक सम्राट था जो पूरी दुनिया जीत सकता था, जो प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल था, जिसके सामने हर राज्य झुक रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ उसने लड़ाई करना ही छोड़ दिया? क्या जीत कभी इतनी भारी हो सकती है कि इंसान खुद से ही हार जाए? और अगर उसने सच में हिंसा का रास्ता छोड़ दिया तो फिर उसने सांची स्तूप क्यों बनवाया? सांची नाम कैसे पड़ा? रिलिक्स, हिस्ट्री या एक ऐसा मैसेज जो 2000 साल बाद भी रेलिवेंट है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है जतिन जैन और आज हम जानेंगे सांची स्तूप का सच। एक ऐसी जगह जो 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। तो चलिए चलते हैं एक खूबसूरत सफ़र पर सच की तलाश में। जमीन पर लाखों लाशें, रोते हुए परिवार, जलती हुई बस्तियां और बीच में खड़ा था एक विजयी सम्राट। जीत उसकी थी लेकिन सुकून नहीं था। कहते हैं उस दिन अशोका द ग्रेट ने बैटलफील्ड पर सिर्फ दुश्मन नहीं देखे, उसने इंसान देखे। कलिंग वॉर के बाद अशोका बदल चुका था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद एक साइलेंट इंटरनल स्ट्रगल शुरू हुआ। सबसे पहले बात करते हैं सांची नाम कैसे पड़ा। आज जिसे हम सांची कहते हैं वो प्राचीन समय में एक छोटा सा पहाड़ी इलाका था जो विदिशा के पास स्थित था। विदिशा एक इम्पोर्टेंट ट्रेड और कल्चर सेंटर था और यहीं से स्टोरी एक पर्सनल डायरेक्शन लेती है। अशोका की पत्नी देवी, जिसे विदिशा महादेवी भी कहा जाता है, इसी रीजन से थी। हिस्टोरियन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग देवी बुद्धिज्म की फॉलोअर थी। बहुत संभव है कि उसने ही अशोका को पहली बार बुद्ध की टीचिंग से इंट्रोड्यूस किया हो। ये ध्यान देने वाली बात है, सांची का डायरेक्टली बुद्ध के जीवन से कोई मेजर इवेंट कनेक्शन नहीं था। ना तो यहाँ जन्म हुआ, ना एनलाइटमेंट, ना महापरिनिर्वाण। फिर भी ये जगह चुनी गई। क्यों ये डिसीजन पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल था। कलिंग वॉर के बाद जब अशोका ने अपनी ही जीत को बोझ के रूप में महसूस किया, तब उसने पावर से ज्यादा मीनिंग की तलाश शुरू की। उस वक्त बुद्धिज्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं था, वो एक मोरल फ्रेमवर्क था। अशोका ने बुद्धिस्ट मॉन्क से मुलाकात की, उनके प्रवचन सुने और धीरे धीरे धर्म को अपनाया। ये ओवरनाइट कन्वर्जन नहीं था, ये एक प्रोसेस था, रिफ्लेक्शन, रिग्रेट और रियलाइजेशन का। अगर आप भी यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे पहुँचा जाए। सांची का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सांची रेलवे स्टेशन, जो बिल्कुल पास ही है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप विदिशा भी आ सकते हैं। ये है विदिशा रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा स्टेशन लेकिन हिस्ट्री से भरा हुआ। स्टेशन पर आपको वॉल्स पर बुद्धिस्ट आर्ट और सांची स्तूप के स्कल्पचर्स की झलक मिलती है, जो इस रीजन के रिच हेरिटेज को दिखाती है। विदिशा प्राचीन समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सिटी हुआ करती थी और यही से सांची सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। और बिलीव कीजिए, जैसे ही आप इस हिस्टोरिकल जगह के पास पहुंचते हैं तो आपको फील होने लगता है कि आप सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहे बल्कि हिस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये है सांची रेलवे स्टेशन। एकोमोडेशन रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर ऐड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेन हाईवे से सांची स्तूप का सफर ज्यादा लंबा नहीं है। यहाँ से स्तूप तक का डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर है और क्योंकि स्तूप पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए ज्यादा लोग ऑटो से जाना प्रेफर करते हैं। यहाँ शेयर्ड ऑटो इजीली मिल जाते हैं, जिनका फेयर लगभग 20 रुपीज पर पर्सन होता है। हाँ, सीजन या टूरिस्ट रश के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। एक और यूजफुल इन्फॉर्मेशन, टिकट्स आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर भी मिल जाती है, जहां से हिल रोड स्टार्ट होती है। और अगर आप चाहे तो ऊपर पहाड़ पर स्तूप की एंट्री गेट के पास भी टिकट काउंटर्स अवेलेबल है, जहां से एंट्री टिकट ले सकते हैं। जैसे जैसे ऑटो पहाड़ पर चढ़ता है, आपको आसपास का व्यू और भी ब्यूटीफुल लगने लगता है और कुछ ही मिनटों में हम पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां 2200 साल पुरानी हिस्ट्री आज भी जिंदा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सांची स्तूप कॉम्प्लेक्स के एंट्री पॉइंट पर। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन स्टोन दिखाई देता है, जहां लिखा है वेलकम टू बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची।
ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिससे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। और यहाँ लगा ये स्टोन मैप पूरे एरिया का लेआउट दिखाता है, कौन कौन से स्तूप, टेम्पल और एंशिएंट स्ट्रक्चर इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। सोचिए, लगभग 2200 साल पुरानी हिस्ट्री यहीं इसी पहाड़ी पर बसी हुई है। और आज हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे ग्रेट स्तूप, उसके ब्यूटीफुल गेटवेज और जानेंगे उस कहानी को जिसने इस जगह को दुनिया भर में फेमस कर दिया। अब जब हम अशोका की कहानी जान चुके हैं तो कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल सामने आते हैं। आखिर सांची स्तूप का डिजाइन इतना यूनिक क्यों है? इसके चारों तरफ बने ये भव्य गेटवेज क्या कहानी बताते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ बुद्ध की मूर्ति नहीं है बल्कि सिंबल्स के थ्रू उन्हें क्यों दिखाया गया है। हम अब खड़े हैं सांची कॉम्प्लेक्स के एक और इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट के सामने, स्तूप नंबर 3। ये स्तूप साइज में छोटा जरूर है लेकिन इसका इतिहास बहुत ही खास है। इसका डायमीटर लगभग 15 मीटर और हाइट करीब 8 मीटर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्तूप पर सिर्फ एक ही तोरण गेटवे बना हुआ है। लेकिन सबसे रोमांचक खोज हुई 1851 की एक्सकेवेशन में, जब यहाँ से 2 पवित्र रेलिक कास्केट्स मिले जिनमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामौदगलयायन के अस्थि विशेष पाए गए थे। इसी वजह से स्तूप नंबर 3 को सांची के सबसे स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स में से माना जाता है। रुकिए, अभी मैंने नाम लिया सारिपुत्र और महामौदगलयायन का, लेकिन सवाल ये है कि ये थे कौन? चलिए जानते हैं। दरअसल ये दोनों थे गौतम बुद्ध के सबसे करीबी और सबसे प्रमुख शिष्य। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक शहर राजगृह से। वहाँ 2 दोस्त रहते थे, सारिपुत्र और महामौदगलयायन। दोनों बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें हमेशा एक ही सवाल परेशान करता था, जीवन की असली सत्य क्या है। सच की तलाश में ये दोनों घर छोड़कर निकल पड़े। एक दिन सारिपुत्र की मुलाकात बुद्ध के एक भिक्षु से हुई और उनके शब्दों में इतनी शांति थी कि सारिपुत्र तुरंत समझ गए कि उन्हें अपना गुरु मिल चुका है। फिर जब सारिपुत्र और महामौदगलयायन ने बुद्ध से मिलकर उनकी टीचिंग सुनी तो दोनों ने तुरंत उनका शिष्य बनने का फैसला कर लिया। समय के साथ सारिपुत्र बने बुद्ध के सबसे बड़े ज्ञान के प्रतिनिधि और महामौदगलयायन को माना गया अद्भुत स्पिरिचुअल पावर्स का स्वामी। इसी वजह से बुद्धिज्म में इन दोनों के स्थान बहुत ही विशेष माने जाते हैं। और अब बात आती है सांची के स्तूप नंबर 3 की। 1851 की एक्सकेवेशन में इसी स्तूप के अंदर से रेलिक्स कास्केट मिले जिसमें इन दोनों महान शिष्यों की अस्थि विशेष पाए गए थे। सोचिए, जिस जगह पर हम खड़े हैं वही कभी बुद्ध के सबसे करीबी शिष्यों के पवित्र यादें संभाले हुए थे। इसीलिए स्तूप नंबर 3 सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र संबंध का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन एक और बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, आखिर इन पवित्र रेलिक्स को यहाँ किसने रखा और क्यों चुना गया सांची को इन्हें संभाल कर रखने के लिए? इसकी कहानी और भी ज्यादा रोमांचक है जो मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। अब हम मेन स्तूप में एंट्री कर रहे हैं। इस दौरान की कार्विंग में प्राचीन भारत की एक भव्य राज्य यात्रा और स्तूप की पूजा का दर्शाया गया दृश्य है। ये सीन एक रॉयल प्रोसेशन को दिखाता है जहाँ राजा और उनकी सेना शहर के बीच से गुजर रही है और लोग बालकनी से इस मोमेंट को देख रहे हैं। ये सीन सेक्रेड ट्री की वर्शिप को दिखाते हैं जहां लोग गौतम बुद्ध को सिंबॉलिकली याद करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। इस सीन में डिवोटीज को एक सेक्रेड सिंबल के सामने प्रार्थना और ऑफरिंग्स करते हुए दिखाता है जो गौतम बुद्ध के प्रति भक्ति का प्राचीन रूप था। इसमें बोधि ट्री की वर्शिप को दिखाते हैं जहां लोग गौतम बुद्ध की एनलाइटमेंट की याद में प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ जो लेडी फिगर दिख रही है उसे यक्षी कहा जाता है। प्राचीन भारत में ये प्रकृति और समृद्धि की देवी की प्रतीक मानी जाती थी और ऊपर बने हाथी शक्ति और रक्षा को दर्शाते हैं। इस कार्विंग में गौतम बुद्ध को डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म में नहीं बल्कि सिंबल्स जैसे स्तूप और सेक्रेड थ्रोन्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया।
ये सीन उस कहानी को दिखाता है जहां एक बंदर ने श्रद्धा से शहद भेंट किया था गौतम बुद्ध को, डिवोशन का एक प्राचीन सिंबल। ये रिलीफ गौतम बुद्ध की एनलाइटमेंट को बोधि ट्री के नीचे सिंबॉलिकली दिखाता है, जहां एम्प्टी थ्रोन उनकी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये सीन बोधि ट्री वर्शिप को दिखाते हैं, जहां लोग गौतम बुद्ध की एनलाइटमेंट की याद में बोधि ट्री की वंदना करते हुए दिखाए गए हैं। ये सीन एक रॉयल पिलग्रिमेज को दिखाता है, जहां अशोका द ग्रेट और उनका प्रोसेशन सेक्रेड स्तूप की यात्रा पर जा रहा है, बुद्धिज्म के रॉयल पैट्रोनेज का एक प्राचीन सिंबल। इस कार्विंग में लोग बोधि वृक्ष के नीचे स्थित खाली सिंहासन की पूजा करते हुए दिख रहे हैं, जो बुद्ध की उपस्थिति को बिना मूर्ति के प्रतीक रूप में दर्शाता है। जिस स्ट्रक्चर को आज हम सांची स्तूप के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत 3rd सेंचुरी BCE में हुई थी। इसे बनवाया था मौर्यन एम्परर अशोका द ग्रेट ने। कलिंग वॉर के बाद जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और धर्म को अपने एम्पायर में स्प्रेड करना शुरू किया। स्तूप बनने का मेन पर्पस था गौतम बुद्ध से जुड़े सेक्रेड रिलिक्स को प्रिजर्व करना और एक ऐसा स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट क्रिएट करना जहां लोग मेडिटेशन और पिलग्रिमेज के लिए आ सके। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आज बड़े डोम दिखता है, उसके अंदर एक छोटा ओरिजिनल ब्रिक स्तूप भी मौजूद था, जो अशोका के टाइम के माना जाता है। लेटर पीरियड्स में इसे एनलार्ज किया गया और स्टोन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया गया। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये स्तूप मेनली लोकल सैंडस्टोन ब्लॉक से बनाया गया है। बाहर जो ब्यूटीफुली कार्व्ड गेटवेज और रेलिंग्स दिखती है, उन्हें स्तूप पीरियड यानी 2nd and 1st सेंचुरी BCE में ऐड किया गया था। स्ट्रक्चर की शेप भी सिंबॉलिक है। जो बड़ा हेमिस्फीयर डोम यानी अंडा है, वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर एक स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है जिसे हर्मिका कहा जाता है, जो सेक्रेड एनक्लोजर को सिंबलाइज करता है। और सबसे टॉप पर जो 3 टायर अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है, जिसे छत्र कहा जाता है, वो बुद्ध, धर्म और संघ का सिंबल माना जाता है। स्तूप के अराउंड जो सर्कुलर पाथ है, उसे प्रदक्षिण पाथ कहा जाता है। यहाँ पर डिवोटीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वॉक करते हुए मेडिटेशन और रिस्पेक्ट शो करते हैं। और शायद सबसे फैसिनेटिंग फैक्ट ये है कि ये जगह डायरेक्टली बुद्ध के लाइफ इवेंट से कनेक्टेड नहीं थी, फिर भी अशोका द ग्रेट ने इसे एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर बना दिया, जो आज भी 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी स्पिरिचुअल लेगेसी को प्रिजर्व कर रहा है। तोरण के पास आपको ये बुद्ध स्टाइल की एक मूर्ति भी नजर आती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसका सिर नहीं है। माना जाता है कि यह मूर्ति बुद्ध या किसी बुद्धिस्ट मॉन्क की प्रतिमा थी, जो यहाँ श्रद्धा और ध्यान का प्रतीक बनकर स्थापित की गई थी। लेकिन समय के साथ आक्रमण और प्राकृतिक नुकसान की वजह से इसका सिर टूट गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूर्ति का सिर भी कभी टूट गया था, लेकिन बाद में जब एक्सकेवेशन और कंजर्वेशन का काम हुआ तो उसका ओरिजिनल हेड दोबारा मिल गया और उसे केयरफुली वापस जोड़ दिया गया। माना जाता है कि यह मूर्ति बुद्ध की प्रतिमा है, जो शांत, ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है। आज जब हम इसे देखते हैं तो ये सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि इतिहास को दोबारा जोड़ने की खूबसूरत कोशिश भी है। नीचे आप देख सकते हैं घोड़ों और रथ के साथ एक राजसी यात्रा, जो प्रिंस सिद्धार्थ का जीवन के सफर को दर्शाता है। बीच में दिखते हैं लोग और नगर का दृश्य, जहां से उनका संदेश धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है। और ऊपर का शांत दृश्य बताता है कि वो अंतिम लक्ष्य शांति और ज्ञान की प्राप्ति है। इस कार्विंग में एक नाव की यात्रा के जरिए जीवन के सफर और मोक्ष की ओर बढ़ते हुए मनुष्य को दर्शाया गया है, जैसे हर इंसान अपनी अलग यात्रा पर हो, लेकिन मंजिल एक ही हो, शांति और ज्ञान, जैसे कि गौतम बुद्ध ने सिखाया है। इस तोरण पर दिखाया गया बोधि वृक्ष और उसकी पूजा का दृश्य ये बताता है कि बिना मूर्ति के भी गौतम बुद्ध की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता था। ये ही प्राचीन बुद्धिस्ट कला की सबसे खास बात है। सांची स्तूप के चारों तरफ बने हुए ये भव्य गेटवेज, जिन्हें तोरण कहा जाता है, 1st सेंचुरी BCE के आसपास बनाए गए थे।
मेनली ड्यूरिंग सतवाहन पीरियड। ये 4 तोरण नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट सिर्फ एंट्री गेट्स नहीं है, बल्कि बुद्धिस्ट स्टोरी और टीचिंग्स का विजुअल रिकॉर्ड है। साउथ तोरण जो सबसे पुराना माना जाता है, एम्परर अशोका से जुड़ा हुआ है। यहाँ उनकी लाइफ और बुद्धिस्ट सिंबल का प्रारंभिक डिपिक्शन मिलता है। नॉर्थ तोरण पर बुद्ध के मिरेकल्स और उनकी टीचिंग्स को सिंबलिकली दिखाया गया है, जैसे एम्प्टी थ्रोन्स, बोधि ट्री एंड फुटप्रिंट्स, क्योंकि उस समय बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्ट नहीं किया जाता था। ईस्ट तोरण बुद्ध के लाइफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे उनका जन्म, एनलाइटमेंट और महाभिनिष्कर्म, सब कुछ सिंबल्स के थ्रू दिखाया गया है। वेस्ट तोरण में मेनली जताका टेल्स, बुद्ध के प्रीवियस जन्मों की कहानियां काविंग के रूप में दिखाई गई है। इन चारों तोरण की सबसे खासियत यह है कि ये हमें बताते हैं कि कैसे प्राचीन भारत में बिना लिखे, बिना बोले कहानियां पत्थर पर जिंदा रखी जाती थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये है सम्राट अशोका द ग्रेट का स्थापित किया हुआ अशोका पिलर, जो सांची स्तूप के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये पिलर एक ही पीस के चुनर सैंडस्टोन से बना हुआ है, जिसे मॉडर्न पॉलिश के साथ इतना स्मूथ बना दिया गया है कि आज भी इसकी फिनिशिंग देखने लायक है। अशोका ने ऐसे पिलर्स पूरे भारत में बनवाए थे ताकि अपने संदेश लोगों तक पहुंचा सके। इस पिलर पर जो लिखा गया है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया है कि अगर कोई मॉन्क या नन बुद्धिस्ट संघ में फूट पैदा करेंगे तो उसे संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी अशोका यूनिटी और डिसिप्लिन पर जोर देते थे। पहले इस पिलर के ऊपर 4 शेरों वाला लायन कैपिटल भी था, जो शक्ति और राज्य का प्रतीक था, लेकिन आज वो म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये पिलर अधूरा क्यों है, तो इसका कारण है कि इतिहास के दौरान इसे एक लोकल जमींदार ने तोड़ दिया था, जिसके बाद सिर्फ इसके नीचे का हिस्सा ही यहीं बचा है। लेकिन फिर भी ये स्तंभ आज भी एक सम्राट के विचार और उसकी विरासत को जिंदा रखता है। ये है सांची का टेम्पल नंबर 17, जो गुप्ता काल का सबसे खूबसूरत और सिंपल आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है। गुप्ता पीरियड को अक्सर गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये मंदिर उस समय की कला और सोच को क्लियरली दिखाता है। इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल है, एक छोटा सा स्क्वायर सेंटम और सामने एक मंडप जिसे पिलर सपोर्ट करते हैं। ये मंदिर दिखाता है कि कैसे भारत में पहली बार स्ट्रक्चरल टेम्पल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जो आगे चलकर बड़े बड़े मंदिरों की नींव बना। अब आता है टेम्पल नंबर 18 और पहली नज़र में शायद ये एक सिंपल स्ट्रक्चर लगे, लेकिन इसका डिज़ाइन एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाता है। कहते हैं कि यहाँ पहले एक स्तूप हुआ करता था, जिसे बाद में बदलकर इस एप्सिडल शेप वाले टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन बुद्धिस्ट चैत्य हॉल्स होते थे। सोचिए, एक ऐसी जगह पर 2 अलग अलग युगों की कहानियां जुड़ी हुई है, पहले स्तूप फिर मंदिर। ये वही समय था जब बुद्धिज्म धीरे धीरे अपने रूप को बदल रहा था और ध्यान और पूजा के नए तरीके डेवलप हो रहे थे। यहाँ मॉन्क्स और भिक्षुक इकट्ठे होते होंगे, प्रार्थना करते होंगे और शायद इसी जगह पर उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को बांटकर एक नए युग की शुरुआत करी होगी। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर इन पवित्र रिलिक्स को यहाँ किसने रखा और क्यों। इसका जवाब मिलता है हमें सम्राट अशोका द ग्रेट की कहानी में। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोका ने हिंसा का रास्ता छोड़कर गौतम बुद्ध के शांति के मार्ग को अपनाया, तब उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य की सोच बदल दी। अशोका ने निर्णय लिया कि बुद्ध और उनकी महान शिष्यों की यादें हमेशा के लिए जिंदा रहनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने पूरे भारत में अनेक स्तूप बनवाए, अराउंड 84,000। माना जाता है कि उन्होंने बुद्ध की पवित्र अवशेषों के साथ साथ उनके सबसे करीबी शिष्य सारिपुत्र और महामौदगलयायन के रिलिक्स को भी अलग अलग स्थानों पर स्थापित करवाया और उनमें से एक ये स्थान था सांची के स्तूप नंबर 3। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है बुद्ध के जीवन से। एक राजकुमार सिद्धार्थ, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में एक ही सवाल, दुख के अंत कैसे हो। और इसी तलाश में उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, तपस्या की और फिर एक दिन बौद्ध ज्ञान में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बन गए बुद्ध। उन्होंने दुनिया को सिखाया मध्यम मार्ग, दया और शांति का रास्ता। और इसी सफर में उनके साथ जुड़े
दो महान शिष्य हैं, सारिपुत जो ज्ञान का प्रतीक बने और महामौदगलयायन जिन्हें उनकी अद्भुत स्पिरिचुअल शक्तियों के लिए जाना गया। ये दोनों सिर्फ शिष्य नहीं थे बल्कि बुद्ध के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने वाले सबसे मजबूत स्तंभ थे और शायद इसीलिए उनकी अस्थियां किसी आम जगह पर नहीं बल्कि यहीं सांची के पवित्र पहाड़ी पर स्थित किए गए। यही है वो जगह जहाँ से 200 रुपए के नोट पर बने सांची स्तूप का असली नज़ारा दिखता है। ये सांची स्तूप का मोनास्टिक एरिया है। यहाँ प्राचीन समय में बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, पढ़ाई करते थे और मेडिटेशन करते थे। इसे भिक्षा पात्र माना जाता है, लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये एक स्टोन स्ट्रक्चर का हिस्सा भी हो सकता है। हाय एवरीवन, सो अगर आप सांची स्तूप आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर दो तरीके के शो होते हैं। एक तो होता है लेज़र शो, एक है लाइट एंड साउंड शो। ठीक है, लाइट एंड साउंड शो होता है वो डायरेक्ट सांची स्तूपा पे ही होता है। स्तूप के ऊपर ही दिखाया जाता है पूरा शो। और एक होता है लेज़र जो स्टार्टिंग में ही जब आप एंट्री करते हो स्तूप के लिए, सो स्टार्टिंग में ही आपको टिकट काउंटर मिलता है, वहीं से ही आपको टिकट मिलेगी दोनों ही उसके लिए, चाहे लाइट एंड साउंड शो हो या चाहे लेज़र शो हो। लेज़र शो आपका यहीं नीचे ग्राउंड पे ही होता है। ठीक है, वो पानी के ऊपर होता है, लेज़र शो दिखाया जाता है। बट अगर आपको स्तूप के ऊपर लाइट एंड साउंड शो देखना है तो उसके टिकट भी नीचे से ही ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था तो मैं स्तूप से डायरेक्ट नीचे तक पूरा पैदल चलते हुए आया। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। अगर आप लाइट एंड साउंड शो के लिए आ रहे हो, ठीक है, वो टिकट लेना है या फिर आपको लेज़र शो के लिए टिकट लेना है तो आपको नीचे ही स्टार्टिंग में एंट्री करते ही आपको टिकट काउंटर दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, राइट हैंड साइड में बहुत छोटा सा टिकट काउंटर है, वहाँ से आप ले सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, लाइट एंड साउंड शो का टाइमिंग जो है वो है 6:40 के बाद है, 7 या 7:10 के आसपास अराउंड चालू होता है। ठीक है, लाइट एंड साउंड शो। और 6:40 से लेज़र शो होता है। और फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में लेज़र शो आपने अटेंड करा और उसके बाद आपने लाइट एंड साउंड शो भी अटेंड करना है, तो उसके लिए आप भैया को बता सकते हैं टिकट काउंटर पे। तो वो 15 मिनट 20 मिनट का वेट होता है, क्योंकि जितने टिकट्स वो सोल्ड करते हैं, अगर उनकी एंट्री वहाँ पर स्टार्टिंग में स्तूप के पास में हो जाती है तभी वो लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज़ वो 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक का ब्रेक लेते ही है, वो वेट करते ही है लोगों के लिए। ठीक है, इफ़ इन केस अगर कोई नहीं पहुँच पाता तो वो टाइम देते हैं। और अगर आप पहुँच जाते हो तो बेस्ट है, अपना लेज़र शो के बाद लाइट एंड स्क्रीन शो भी देख सकते हो आप। के नाम से जानते हैं। ये महात्मा कौन है इतिहास, जिनके दर्शन मात्र से मेरा मन प्रेम और करुणा से भर उठा, क्रोध और शत्रुता जाती रही, हृदय दया और मैत्री जैसे कोमल भावों को पा निर्मल हो गया। अपने सौभाग्य का आभार मानो वर्तमान, जो तुम्हें भगवान बुद्ध के दर्शन हुए हैं। आज तथागत चीवर पहन भिक्षा पात्र उठाए भिक्षु संघ के साथ राजगृह की ओर जाते हैं। आज के दिन कुछ विशेष होने वाला है, देखो। मित्र विजय, ये बहुत मशहूर दल तो हमारी ओर